गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करंट अफेयर की क्लास है। आज है 16 अक्टूबर। तो कल तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जिनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीआई की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूपीआई उपयोग तीव्रता पर कैपिटा यूपीआई ट्रांजैक्शन इंटेंसिटी में कौन सा राज्य सबसे आगे है। पूछा क्या जा रहा है कि यूपीआई की जो यूजेस हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं। तो यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जा सकती है। तो कौन सा राज्य नंबर 1 पर है, सबसे आगे है, यह है तेलंगाना जो सबसे आगे है। तो तेलंगाना भारत के राज्यों में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेन देन की तीव्रता में सबसे आगे है। और यह अध्ययन फोन पे के लेन देन आंकड़ों को यूपीआई उपयोग का प्रतिनिधि मानते हुए किया गया। भारत विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, जो भारत के दक्षिण राज्य हैं और जो पश्चिमी राज्य हैं, उनमें भारत में डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। वहां पर तेजी से जो डिजिटल भुगतान है उसमें सुधार बदलाव देखने को मिला है, उसमें अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला है। तो क्या है कि जो दक्षिणी और पश्चिमी राज्य है वहां पर तेजी से क्या हो रहा है, वहां पर डिजिटल भुगतान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने हाल ही में किसे आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने। ये कौन है, ये आईएमएफ की प्रबंध निदेशक है। इन्होंने क्या कहा है कि पहला ऐसा व्यक्ति अपॉइंट होगा, क्या होगा, वो उप प्रबंध निदेशक होगा। लेकिन ध्यान रखना पहला होगा। तो जो पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में इसको पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो कौन होगा, ये होंगे डैनियल कैट्स। क्या नाम है इनका, डैनियल कैट्स है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ डिफेंस, क्या नाम है इनका, डैनियल कैट्स को आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। और आईएमएफ में उप प्रबंध निदेशक ये दूसरा पद होगा, क्योंकि नंबर 1 पे क्या है, प्रबंध निदेशक है, और ये सब सेकंड इंपॉर्टेंट पद हो जाएगा। डैनियल केट्स का वित्त मंत्रालय के साथ 1 दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों की विस्तार श्रृंखला में मंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम किया है। उनके अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें आईएमएफ के उच्च नेतृत्व में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिससे संस्था के नीति निर्माण और संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब स्थापना कब हुई थी आईएमएफ की, 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद संचालन कब इसका शुरू हुआ, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। और टोटल अभी तक कितने सदस्य देश राष्ट्र हैं, तो कितने हैं, 190 हैं इसमें आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 14 अक्टूबर 2000 के राष्ट्रपति एंड्री रोजिएलिना को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटा दिया गया, जिसके बाद एक सैन्य इकाई, क्या नाम है उस सैन्य इकाई का, CAPSAT ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो जैसे नेपाल में हुआ था, जेनजी का आंदोलन हुआ था, बाद में वहां के जो भी प्रधानमंत्री थे या फिर जो भी हेड थे उनको देश छोड़ना पड़ा था। और जेनजी के विद्रोह के बाद या विरोध के बाद वहां पर क्या हुआ था कि सरकार ने अपना पद छोड़ा और बाद में अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी मेडागास्कर में भी ऐसा ही हुआ है। ये काफी टाइम से हो रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी सैन्य शासन, मतलब एक सैन्य इकाई ने पूरा वहां का तख्ता पलट जिसे कहते हैं ना, ये वो हुआ है। तख्ता पलट का मतलब होता है कि वहां के जो भी हेड थे उनको हटा दिया गया है और अभी सैन्य इकाई ने सारा मोर्चा संभाल लिया है। तो कहां पर हुआ है ऐसा, मेडागास्कर में। क्या हुआ है, 14 अक्टूबर 2025 को मेडागास्कर में राष्ट्रपति एंड्री रोजिएलिना को संसद ने क्या किया है, महाभियोग लगाकर हटा दिया और एक उच्च सैन्य इकाई कैपसैट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये घटना युवाओं, मतलब जेनजी, कौन से जेनजी होते हैं, 97 से स्टार्ट होते हैं 2012 तक के जो होते हैं, के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों को परिणाम है, जो देश की आर्थिक और बुनियादी समस्याओं की से उपजी है। सितंबर में क्या हुआ था कि 2025 में राष्ट्रपति एंड्री रोजिएलिना ने संसद को भंग करने का आदेश दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया राष्ट्रपति ने कि 2009 में जो तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए थे ना, पर भ्रष्टाचार और कर्तव्य के लापरवाही के आरोप लगे उन पर। किस पर, जो राष्ट्रपति वहां पे थे, ये एंड्री रोजिएलिना, इन पर किसके आरोप लगे,
भ्रष्टाचार और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप लगे। 13 अक्टूबर को उन्होंने अपनी जान पर बने खतरे का हवाला देते हुए एक सुरक्षित स्थान छुपने की बात कही और अगले ही दिन 130 वोटों से उनका महाभियोग पारित कर दिया गया और संवैधानिक बहुमत से अधिक था और उनको हटा दिया गया। और इसी बीच सैन्य इकाई, क्या नाम है, कैपसैट CAPSAT ने सत्ता संभाल ली, जो 2009 के तख्ता पलट में भी प्रमुख भूमिका निभा चुका है। अब ये जेनजेड विद्रोह क्या होता है, जो जेनजी विद्रोह होता है वो जेनजेड होता क्या है, तो मेडागास्कर में युवा खासकर कौन थे, जेनजी, जिनका जन्म 97 से 2012 के बीच में हुआ होता है, वो लोग क्या कहलाते हैं, उस जनरेशन को जेनजी कहा जाता है। तो इस विद्रोह के केंद्र में 25 सितंबर 2025 से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों में हजारों युवा सड़कों पर उतरे और राजधानी एंटानानारिवो के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे हुए और युवाओं के साथ सैन्यकर्मी भी शामिल हुए। और ये विद्रोह डिजिटल मीडिया के माध्यम से संगठित हुआ, जहां युवा अपनी निराशा व्यक्त कर रहे थे। और मेडागास्कर की जो 50% से आबादी है वो 25 साल की है, लगभग 25 साल से कम उम्र की है। और जेनजी क्या मेन मुद्दा क्या था, बेरोजगारी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। ये वाली जनरेशन है इन सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंडेक्स जारी किया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सिंगापुर सबसे नंबर 1 पर रहा। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो नंबर 1 पर है तो वो सबसे ज्यादा कंट्री में वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा मुक्त कंट्री में घूम सकता है, मतलब उसको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती है पहले से। तो वो वीजा क्या होता है कि वीजा फ्री होता है या फिर वीजा ऑन अराइवल होता है, ऐसी कंट्री में घूम सकता है। तो भारत कितने नंबर पर रहा, 85वें नंबर पर रहा। अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार 10वें से हटकर कहाँ आ गई है, 12 पे आ गई है। पहले हमेशा 10 के अंदर रहती थी, जो अमेरिका है वो 10 के अंदर रहता था, लेकिन अभी कहाँ आ गया, अभी आ गया 12वें नंबर पे। ये गिरावट वीजा नीतियों में बदलाव और ट्रंप की नीतियों के कारण हुई है। सिंगापुर शीर्ष पर है, जबकि चीन की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 50वें स्थान पर आ गया है, जिससे नागरिक 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वीजा मुक्त यात्रा का मतलब क्या होता है कि उनको पहले से वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना होता है, वीजा ऑन अराइवल भी हो सकता है और वीजा मुक्त भी हो सकती है। ऐसे 57 कंट्री हैं जिसमें वो भारत के लोग विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं रैंकिंग, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग क्या है। तो चीन की है 64, भारत की कितनी है 85, भूटान की है 89, श्रीलंका की है 96, नेपाल की है 98, बांग्लादेश की 103 और पाकिस्तान की है 106, अफगानिस्तान की है 110। अब नंबर 1 पे कौन रहा, 193 कंट्री के साथ सिंगापुर। सेकंड नंबर पे कौन रहा, 190 के साथ, 193 के साथ सिंगापुर, 190 के साथ दक्षिण कोरिया और 189 के साथ जापान थर्ड नंबर पे रहा। कौन से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए हाल ही में कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। पूछा क्या जा रहा है कि सरकारी जो मुकदमे चलते हैं उन पर नजर रखने के लिए कौन सा डैशबोर्ड अभी लॉन्च किया गया। तो कौन सा है, ये लाइव केस डैशबोर्ड, ये लॉन्च किया गया सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए। तो सरकारी मुकदमों पर पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में लिम्स लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ये नया डैशबोर्ड कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली लिम्स का हिस्सा है, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मंत्रालयों द्वारा कानूनी मामलों की निगरानी और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। इसका मतलब ये होगा कि एक डैशबोर्ड होगा ऑनलाइन, उसमें सारे ही केसेस की पारदर्शिता बढ़ेगी, वो सारे चेक किए जा सकते हैं। तो लिम्स क्या है, यहाँ पर लिम्स का मतलब होता है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। 2015 में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी मुकदमों को डिजिटल रूप में प्रबंधित करना और विभिन्न मंत्रालयों विभागों में चल रहे मुकदमों का समन्वय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 16वीं WHO IRCH वार्षिक बैठक में भारत ने किस क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका प्रदर्शित की है। तो कौन से क्षेत्र में भारत ने भूमिका अपनी प्रदर्शित की है, तो वो क्षेत्र है हर्बल औषधि विनियमन का। किससे मिलकर, WHO और IRCH। अब WHO का मतलब क्या हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और IRCH अंतरराष्ट्रीय हर्बल औषधि नियामक सहयोग। IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक कब से कब तक, 14 से चल रही है और आज हो जाएगी कंप्लीट। तो 16 तक थी, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जा रही थी। और इसका आयोजन क्या, हर्बल औषधियों के विनियमन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए
जिससे कि विश्व भर में विनियामक प्राधिकरणों और विशेषज्ञों को एक साथ लाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएसएनएल ने दिवाली के अवसर पर किस प्रकार का ऑफर दिया है? मतलब जैसे बीएसएनएल है, एक क्या है, दूरसंचार कंपनी है, इसने ये ऑफर दिया है कि 1 रुपए में रिचार्ज करेंगे और पूरे महीने जो भी लाभ मिलते हैं उसका फायदा उठा सकेंगे। तो यहाँ पर ये दिवाली स्पेशल ऑफर है, 1 महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाएं देने का अनाउंस किया हुआ है। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भारत की अग्रणी सरकारी दूर संचार प्रदाता कंपनी है। इसने दिवाली के अवसर पर क्या कहा है कि नए ग्राहकों को 1 महीने की अवधि के लिए केवल 1 रुपए के टोकन पर जो भी नए ग्राहक ऐड होंगे, पुराने ग्राहकों के लिए नहीं है, नए ग्राहकों के लिए जो किसी दूसरे पोर्ट करेंगे अपना सिम या फिर किसी भी तरीके से नया परचेस करेंगे उनके लिए ये होगी। तो दिवाली बोनांजा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के लिए बताया गया कि जितने भी नए ग्राहक जुड़ेंगे उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन पोर्ट वाले भी, इनके लिए तो नए ग्राहक होंगे तो ये पोर्ट वालों को भी फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना ने किस शहर में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगी? जो भारतीय नौसेना है वो मेजबानी करेगी किसकी? जो द्विपक्षीय अभ्यास होगा जिसका नाम है समुद्र शक्ति 2025, और कहा? इंडोनेशिया की नौसेना के साथ। तो भारत और इंडोनेशिया की सेना के साथ समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण होगा। तो ये कहाँ होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना ने कब से? 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापट्टनम में भारत इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास, क्या नाम है? समुद्र शक्ति 2025 5वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS कवरत्ती, पूर्वी सेना नौसेना कमान ENC के तत्वाधान में पूर्वी बेड़े का एक पनडुब्बी रोधी युद्धक क्या है? कॉर्वेट, और इंडोनेशिया की नौसेना का पोत KRI जॉन लाई एक कॉर्वेट अभिन्न हेलीकॉप्टर के साथ शामिल है। विशाखापट्टनम पहुंचने पर ENC द्वारा इनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत का कौन सा शहर चुना गया है? तो क्या है कि भारत में होंगे राष्ट्रमंडल खेल, ऐसा अभी अनाउंस किया गया है, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया गया है जो कमेटी ने दिया है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन आएगा वो कब आएगा? वो आएगा नेक्स्ट मंथ नवंबर में। लेकिन ये संभावना है कि भारत में ही होंगे, लेकिन भारत में होंगे तो किस स्टेट में होंगे या किस शहर में होंगे पूछा क्या जा रहा है? शहर का नाम पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ होगा? ये होगा गुजरात के अहमदाबाद में। कॉमनवेल्थ इससे पहले कब हुए थे? इससे पहले हुए थे 2010 में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। तो भारत में जब हुए थे इससे पहले तो वो दिल्ली में हुए थे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को क्या अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर के रूप में सिफारिश की है। अब इस पर अंतिम फैसला कब आएगा? नेक्स्ट मंथ 26 नवंबर को ग्लासगो में जो होने वाली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली है उसमें आएगा। भारत इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। भारत ने इससे पहले इसकी मेजबानी की है। कब? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी समझ आ रही होगी। तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।